तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आदित्य फिजिक्स यानी कि एक यूट्यूब चैनल फिजिक्स आदित्य में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी गुड़िया, मेरे गुड्डा और मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। जैसे कि पहले वीडियो मैंने बता रखा है आपको चार्ज के बारे में, दूसरी जो वीडियो थी हमारी उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताया, तो थर्ड जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। देखिए बाबू, आज का जो हमारा आर्टिकल होगा, आज का जो हमारा डेरिवेशन होगा, या आज का हम लोग समझ सकते हैं आज की जो क्लास होगी या आज की जो सेशन होगा हमारा प्यारे भाई, वो होगा कूलाम के नियम के वेक्टर फॉर्म में। मतलब कि जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ जो है कभी कभी 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कूलाम का नियम का जो नियम है या कह सकते हैं उसका जो फार्मूला है, बहुत रेयर केसेस में पूछा जा सकता है, बट कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार या 1-2 नंबर का पूछा जा सका है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कूलॉम्स नियम के यानी कूलाम के नियम का सदिश रूप। मैं आपको बता दूं, कूलाम के नियम का सदिश रूप का मतलब होता है कि इस नियम के द्वारा हम 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को विद डायरेक्शन वाली दिशा के साथ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम के नियम का, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग ज्यादा समय न लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अपनी यात्रा आज की स्टार्ट की जाती है। देखिए बाबू, सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारे जो एक्सिस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि सबको पता होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सबको पता है ये कौन सा एक्सिस हो गया बेटा, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा कौन सा होता है, जेड एक्सिस होता है। आप सबको ये भी पता होगा कि वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस ये तीनों ना एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये जो पॉइंट होता है ये हमें ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। सभी को पता है, क्लास 9th से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ज्यादातर मोस्टली हम लोग ये देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं कि इसी जगह पर यहाँ पर एक चार्ज हम ले लेते हैं Q1। बेटा क्या लेंगे, यहाँ पर एक चार्ज लेंगे Q1 और दूसरा चार्ज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं Q2। दूसरी चार्ज हमारी क्या है, Q2 है। और ओरिजिन पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इनके हम लोग पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब होता है कि इनके हम लोग क्या कर लेंगे, स्थित सदिशों को ड्रॉ कर लेंगे। हमारे सामने क्या है, ये Q1 और Q2 2 चार्जेस हैं जिनके ओरिजिन पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है इनको हम लोग मान लेते हैं R1 वेक्टर और ये जो पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब प्रश्न ये उठता है भैया कि सर ये बताइए पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थित सदिश। स्थित सदिश क्या होते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट्स या फिर कह सकते हैं ये हमारा जो मूल बिंदु होता है जिसमें ओरिजिन पॉइंट होते हैं, अगर हम किसी पॉइंट या कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पर क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालने का काम आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का आप अगर संधि विच्छेद करें तो अपने आप वो खुद कह रहा है पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी वेक्टर की क्या आपको बता सके, पोजीशन को बता सके, उसके मैग्नीट्यूड को बता सके, उसके डायरेक्शन को बता सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये तो हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर है, R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। हमारे पास 2 चार्ज भी, एक Q1 और दूसरा चार्ज कहता है Q2 चार्ज। अगर हम लोग इनको नॉर्मली थोड़ा सा अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारे सामने इनके बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी R हो जाएगी। अब देखिए हम लोग लेट करके चलते हैं कि दोनों चार्जेस हमारे कैसे चार्जेस हैं, दोनों आवेश बाबू कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। दुनिया में आप बहुत पहले समझ चुके हैं कि जब भी 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, ये बात मैंने बता चुकी है आपको। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस कैसे बाबू, ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हैं, तो श्योर है कि ये दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और कौन सा फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को नाम कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब बाबू ये होता है कि रिपल्सन फोर्स। तो ये Q1 चार्ज क्या करेगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो हम लोग Q1 चार्ज को Q2 पर फोर्स लगाएंगे, तो इसको हम लोग लिखते कहते हैं, लिखेंगे F21। और इसको जो Q2 चार्ज है Q1 पर चार्ज फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, F12। अब भैया ये समझना है कि F21 देखो, जिस पर फोर्स लग रहा है उससे पहले लिखते हैं और जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज को हम लोग पहले लिखा और जो Q1 चार्ज लगा रहा है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा, F21। और ये Q2 चार्ज क्या कर रहा है, Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो जब Q1 पर फोर्स लगाए तो Q1 पर लग रहा है उसको पहले लिखेंगे और जो फोर्स को अप्लाई कर रहा है, जो फोर्स को लगा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में रखते हैं। तो यहाँ से हमारे तरफ Q2 द्वारा जो Q1 पर फोर्स लगेगा, यानी कि आवेश Q2 द्वारा अप्लाई फोर्स जो Q1 पर है वो क्या है, F12 है। और Q1 क्या कर रहा है, Q2 पर फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, F21 है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Q1 और Q2 की स्थित सदिश ले लेंगे। स्थित सदिश जिसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर ले लेते, तो जो Q1
Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश होगा बाबू, ये क्या हो जाएगा R21, यानी क्या हो जाएगा स्थित सदिश R21, और Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थित सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे कि माना दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे से R डिस्टेंस में सैचुरेटेड है और इनके बीच में Q1 एंड Q2 के बीच में जो है एयर है या फिर क्या है वैक्यूम है। क्लियर है? तो R12 और R21 क्या है, समझ गए होंगे कि R12 क्या है, R21 क्या है। तो R21 है Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश है और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश क्या है R12। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा कि Q1 के सापेक्ष, बेटा बहुत ध्यान से लिखेंगे, पेन कॉपी उठाएंगे, कहेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश, यानी ये कह सकते हैं द पोजीशन वेक्टर, क्या कहेंगे बाबू, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 के सापेक्ष Q2 के स्थित सदिश, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो R और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, यानी ये। और अगर यूनिट वेक्टर की बात कर ली जाए, यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि एकांक सदिश क्या होगा, तो यहीं पर हम लगे हाथ लिखे ले रहे हैं बाबू एकांक सदिश, यानी कि एकांक सदिश एक नया वर्ड आ गया। एकांक सदिश का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, पहली बात तो ये समझना कि यूनिट वेक्टर होता क्या। देखो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका परिमाण ऑलवेज 1 होता है, यानी यूनिट वेक्टर कह सकते हैं कि वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है बाबू वो कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1 है, और यूनिट वेक्टर का जो यूज है यानी कि उसका जो उपयोग है हम लोग किस में करते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने में यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एकांक सदिश की बात की जाए, यानी यहीं पर लिख लिया जाए कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो मेरे भाई मेरे दोस्त यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, R21 के ऊपर कैप लगाते हैं। देखो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है पढ़ा होगा क्लास 11th में, जैसे ए वेक्टर है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए कैप इक्वल ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर कह सकते हैं, यानी कि उसका वेक्टर का क्या करते थे, परिमाण। तो Q1 के सापेक्ष Q2 के सदिश, यानी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 R21, या फिर एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसके ऊपर कैप लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी प्रकार से देखें, तो सिमिलरली हम लोग देखें तो Q2 के सापेक्ष, बेटा हम लोग कॉपी पे राइट करते रहेंगे, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश। तो मेरे भाई मेरे दोस्त स्थित सदिश क्या होगा, इसे हम लोग क्या लिख देंगे, स्थित सदिश क्या लिखेंगे, R12, क्या लिखेंगे, R12। अगर यूनिट वेक्टर की बात कर ली जाए इसी जगह पर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर जिसे हम लोग क्या कह देंगे, R12 के ऊपर कैप लगा देंगे। R12 के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप लगाएंगे। इंग्लिश में आप लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। क्लियर, एक हमने लिख दिया। आप इंग्लिश मीडियम वाली क्या करेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। क्लियर है? तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, R वेक्टर 12, या फिर यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश की बात की जाए तो R12 के ऊपर कैप लगा देंगे। जब भी हम लोग किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते थे। अब हम लोग बात करें कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। देखो कूलाम के नियम का सदिश रूप को समझने से पहले बाबू हमको पता ना होना चाहिए कि कूलाम का नियम क्या था। तो सभी लोग जानते हो कूलाम का नियम क्या होता है, K इक्वल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, R स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हो कूलाम से ला क्या होता है, F इक्वल होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन इस फार्मूले से हम दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का यानी बल का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बट उसकी डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। जब हम उसमें क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का मल्टीपल कर देंगे, यानी यूनिट वेक्टर उसमें गुणा कर देंगे, तो वो जो हमारे जिसमें मैग्नीट्यूड था उसके साथ साथ डायरेक्शन जब हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो उसी फॉर्म को क्या कहते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप कहते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कि बेटा K इक्वल टू Q1 Q2 होता है, अब फिर से हमें समझना है कि Q1 चार्ज क्या करेगा, Q2 चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, और Q2 चार्ज क्या करेगा, Q1 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो मेरे बाबू सबसे समझना है कि Q1 क्या करेगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे, देखो क्या राइट करेंगे कि Q1 द्वारा, ठीक है, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया हम लोग निकाल सकते हैं बल। तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, यानी कह सकते हैं कि द फोर्स, बेटा समझना, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1,
यानी ड्यू टू Q1, यानी द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। तो ये कितना हो जाएगा बल, देखो F, अब देखो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया बल, ये Q1 है, Q2 पर लगाया बल है। तो जब हम लोग Q1 से Q2 पर लगा लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, F21 के आगे वेक्टर, यानी वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे K, और बाबू यहाँ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है कूलॉम्स लॉ में, तो हम लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे, R12 पर वेक्टर और इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर। अभी ये मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन जैसे हम लिखे यूनिट वेक्टर का क्या कर देंगे, मल्टीपल, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 पर कैप। तो ये हमारे आ जाएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप, कौन से, यानी जो बल है जो कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q2 पर, तो ये कूलाम के नियम का क्या हो जाएगा, सदिश रूप। यानी सिमिलरली अगर हम लोग और देखें बाबू, यहीं पर सिमिलरली हम लोग लिख लेंगे, सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार अगर हम लोग बाबू देखें तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि Q2 द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, यानी द फोर्स एक्टिंग, यहाँ पर क्या लिख लेना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो यहाँ पर ड्यू टू Q2, अब क्या कर रहा है बाबू यहाँ पे कि जो Q2 चार्ज है ये Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो कितना फोर्स लगाएगा, F12। तो यहाँ क्या राइट कर लेंगे, F12 के ऊपर ऐसे वेक्टर इक्वल में K, यहाँ Q1 यहाँ Q2, और R स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, और फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कर देंगे तो R21 के ऊपर कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और फोर्स की वैल्यू निकल के आई। तो ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक बार पूरे हम लोग डेरिवेशन को फिर से समझेंगे। क्या समझे बेटा, यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, और ये हमारा जो था वो क्या था, जेड एक्सिस था। अब यहाँ पर हमने दो चार्ज लेट किए थे Q1 और Q2, चाहे तो इनके नाम देते A और B, यानी A पॉइंट पर कौन सा चार्ज है Q1, B पॉइंट पर कौन सा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये R है, और दोनों चार्जेस जो है बाबू ये कितने, एयर या फिर निर्वात में सैचुरेटेड है, यानी कि स्थित है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर R1 यानी स्थित सदिश R1 खींचते हैं, और O पॉइंट से यानी ओरिजिन पॉइंट से दूसरा यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर R2 खींचते हैं जो Q2 चार्ज तक पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे Q1 क्या करेगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो Q2 पर फोर्स लगा रहा है कौन, Q1। तो देखो जिस पर फोर्स लगता है मैंने पहले बताया तो उसको आगे, और जो लगा रहा है उसको पीछे लिखते हैं। तो यहाँ Q1 द्वारा Q2 पर लगाया फोर्स क्या हो जाएगा, F21। अब देखो यहाँ पर Q2 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो देखो किस पर लग रहा है Q1 पर, तो उसको पहले 1, और किसके द्वारा, Q2 द्वारा, तो F12। इसके बाद हम लोग इनके निकालते हैं पोजीशन वेक्टर के साथ साथ इनकी यूनिट वेक्टर। तो यहाँ क्या बताया कि Q1 के सापेक्ष Q2 को स्थित सदिश, यानी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो R वेक्टर 21, या फिर यूनिट वेक्टर की बात कर ले जाते हैं, यहाँ पर होता है R21 के ऊपर कैप। देखो यूनिट वेक्टर को लिखते समय क्या लगाते हैं, कैप लगा देते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 ऊपर कैप। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। क्लियर है। अब हमें सबको पता है कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो क्या होता है, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बट इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी केवल और केवल दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सदिश नहीं रूप है, ये मतलब सदिश रूप नहीं, यानी कि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं। लेकिन जब इसमें यूनिट वेक्टर का हम लोग मल्टीपल कर देते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। देखिए Q1 द्वारा Q2 पर लगाएगा बल, अब Q1 क्या करेगा, Q2 पर लगाएगा बल, तो कितना बल लगाएगा, F21, यानी फोर्स एक्टिंग Q2 ड्यू टू Q1, तो K Q1 Q2, और R स्क्वायर जगह कर लेंगे R12 के वेक्टर पर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या यूनिट वेक्टर मल्टीपल R12। तो एक ये हमारा एक वेक्टर फॉर्म हो गया कूलॉम के नियम का। सिमिलरली में क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार कह सकते हैं कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 K Q1 Q2 R21 के स्क्वायर, और यहाँ R21 को कैप। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में बेटा क्या देखा कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप होता है। बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो हमारी ये चौथी वीडियो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी पहली वीडियोस में हम लोग चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात कर चुके हैं। तो अगली वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।